अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज की आज प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे किस किस्म के एमसीक्यूज आते हैं और उनको समझने के लिए या उनको याद रखने के लिए क्या टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1, द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू लिंक द प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको बुक में मिल जाएगी कि जो कोर होता है ट्रांसफॉर्मर का वो बेसिकली लिंक करता है प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के साथ। लेकिन ये लिंक किस किस्म का होता है? क्या ये थर्मल लिंक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंक होता है, मैकेनिकल होता है या मैग्नेटिक होता है? तो याद रखिए ये जो लिंक होता है वो मैग्नेटिक लिंक होता है। ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं होता है बल्कि मैग्नेटिक लिंक होता है। यानी कि एक वायर की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो दूसरे तक पहुंच जाएं तो एक ऐसा लिंक बनता है। सो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा इसका मैग्नेटिक लिंक। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैग्नेट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन टू द कॉइल एंड अ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। एक मैग्नेट जो है वो कॉइल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया और एक वोल्टेज जो है उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो गया। Which of the following factor has no effect on the induced voltage? तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात हो रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है तो वो किस चीज पर डिपेंड नहीं करता। थिकनेस ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द टाइम इन विच मैग्नेट इज इंट्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो देखिए जो यहाँ पर फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, वो टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो वोल्टेज उधर इंड्यूस हुआ है वो थिकनेस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करता। याद रखिए जो गुजरने वाला करंट है वो जरूर डिपेंड करता है थिकनेस पे, लेकिन जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, वो थिकनेस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट जनरेटर। एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करने का एक बेहतरीन तरीकेकार और एक सिंपल सा तरीकेकार यह है कि जो स्लिप रिंग लगे होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में और डायरेक्ट करंट जनरेटर अगर बनाना है तो उसमें जो रिंग लगा होता है वो स्प्लिट होता है। देखो स्लिप रिंग जो है ना कंप्लीट होता है इस तरीके से, तो पूरी रोटेशन होती है तो ऑल्टरनेट करंट पूरा का पूरा में मिल जाता है। जबकि जो स्प्लिट रिंग होता है वो बीच में से स्प्लिट हुआ होता है, इस तरीके से स्प्लिट हुआ होता है। ये पार्ट नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता, तो ऊपर वाला एक अलग रिंग होता है, नीचे वाला अलग होता है, उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, जो कि है सी। स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टर से तो क्या प्रोड्यूस होता है? अराउंड 8 इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, या फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी भी कॉइल से करंट पास होता है तो उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि हम राइट हैंड रूल के जरिए मालूम कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बनाया करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा, और जब करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो कर रही होंगी। वो राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं, अभी डायरेक्शन मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। क्वेश्चन नंबर 5, दो पैरेलल वायर्स हैं, कैरी कर रहे हैं करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, या नन ऑफ दीज। तो याद रखिए सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जो मामला चार्जेस का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में उसका अपोजिट होता है करंट कैरिंग वायर्स का। यानी कि जो करंट कैरिंग वायर्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट होंगे तो रिपेल करते हैं, और सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो पैरेलल वायर्स हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि एक में ऐसे हो रहा है और एक में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्ट करता है बट यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो देखने में कुछ ऐसा आएगा कि ये वायर इस तरीके से रिपेल हो रहा होगा, ये वाला वायर इस तरीके से, बीच में रिपल्जन हो रही होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपेल ईच अदर। नंबर 6, which of the two charged particles of same masses will deflect more in the same magnetic field? कौन सा चार्जेस जिनका मासेस सेम है और चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में? स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग, बोथ, या नन ऑफ दीज। तो देखिए फोर्स जो है वो बराबर होती है मूविंग चार्जेस पर क्यू वी बी साइन थीटा। इसके मुताबिक अगर स्पीड ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी, और अगर स्पीड कम होगी तो फोर्स कम अप्लाई होगी। तो सीधी सी बात है
कि यहां पर ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ऑफ सेम मासेस विल डिफ्लेक्ट मोर, ज्यादा डिफ्लेक्ट वो होगा जिसकी स्पीड ज्यादा, यानी कि फास्ट मूविंग, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ज्यादा होगी। नंबर 7, ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज, ट्रांसफार्मर के जरिए हम क्या चेंज करते हैं, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज या पावर। तो याद रखिए ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ईएमएफ या वोल्टेज। वोल्टेज को स्टेप अप करता है, बढ़ाता है या फिर कम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन बी और ए इज। तो याद रखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट डेल्टा ए होता है। डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो बी डेल्टा ए कॉस थीटा आता है। इसका मतलब फ्लक्स मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा वो थीटा पर डिपेंड करता है। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है और मिनिमम कब आती है, आपको ये याद रखना है। जो वैल्यू मैक्सिमम आती है वो होता है कॉस 0 पर, 0 डिग्री पर, और कॉस 90 पे जो है वो मिनिमम आती है। तो अब सवाल ये कि मिनिमम होगा तो मिनिमम के लिए आंसर आएगा 90 डिग्रीज, और मैक्सिमम के अगर होता तो आंसर आता 0 डिग्रीज। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो कि ईएमएफ को बढ़ाता है, यानी कि प्राइमरी में ईएमएफ कम होता है और सेकेंडरी में ईएमएफ ज्यादा होता है। ठीक है ना, स्टेप अप का मतलब ये हो गया कि प्राइमरी में कम होगा, सेकेंडरी में ज्यादा होगा। तो इक्वल तो हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है, फिर ये वाली जो बात है सेकेंडरी में कम प्राइमरी में ज्यादा, नहीं, स्टेप डाउन का काम है, और डिवाइड बाय 1 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये करेक्ट बात है। जो ईएमएफ होगा सेकेंडरी में वो ज्यादा होगा प्राइमरी कॉइल की निस्बत। नंबर 10, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन सर्किट कंटेनिंग, ट्रांसफार्मर कब इस्तेमाल होते हैं, याद रखिए ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर काम ही इस बेसिस पे करता है कि करंट चेंज होगा तो फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा जो बढ़ता है या कम होता है। ठीक है ना, डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करते, यही वजह है कि हम जो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ऑल्टरनेट करंट को इस्तेमाल करते हैं, ना कि डायरेक्ट करंट को, क्योंकि उसमें हम ट्रांसफार्मर के जरिए स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते। नंबर 11, द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो सबसे पहली बात, जो मोशनल ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वी बी एल साइन थीटा। अब क्या कह रहे हैं, किस पर डिपेंड नहीं करता, चेंज ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स, टाइम एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूले में तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। ठीक है ना, इस सिर्फ ये नहीं, ईएमएफ का तो ये भी फॉर्मूला है। तो एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, इसके ऊपर तो डिपेंड करता है, चेंज ऑफ फ्लक्स इस पे भी डिपेंड करता है, कहीं पे भी डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड करता ईएमएफ तो रेजिस्टेंस पे नहीं करता, याद रखिए ईएमएफ डिपेंड नहीं करता, करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, बट वोल्टेज डिपेंड नहीं करता। अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू सोलेनोइड वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, ये हमें देखना है। ए हो गया डायमीटर ऑफ सोलेनोइड, करंट, परमिएबिलिटी या टर्न्स पर लेंथ। तो अब जो फॉर्मूला है सोलेनोइड का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है, अगर इस तरीके से हम लिखे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमीएबिलिटी, तो इस पर तो डिपेंड करता है। एन हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, और ये जो नंबर ऑफ एन है स्मॉल एन, ये बेसिकली बराबर होता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इस पर भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड करता तो डायमीटर ऑफ सोलेनोइड पे डिपेंड नहीं करता। 13, if a wire of length L carrying current I placed in magnetic field B placed perpendicular, the force on the wire would be, तो फोर्स जो होती है वायर पर वो बराबर होती है बिल साइन थीटा के, बी आई एल साइन थीटा। अब ये कह रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 बराबर आ जाएगा 1 के, तो ये फैक्टर तो खत्म हो गया, सिर्फ आएगा बी आई एल, बी आई एल। ठीक है ना, तो फोर्स ये पूछिए बी आई एल किसके बराबर होगा, तो सीधा सीधा बी आई एल के बराबर होगा। ठीक है जी, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री आता है। 14, 500 टर्न्स है सोलेनोइड के, वो डेवलप होते हैं, एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज 60 वोल्ट है। ओवर व्हाट टाइम इंटरवल मस्ट अ फ्लक्स चेंज ऑफ 0.06 वेबर अकर टू प्रोड्यूस सच अ वोल्टेज। ये वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए कितना जो है वो फ्लक्स का चेंज होगा, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन डेल्टा फाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है जी, टाइम मालूम करना है तो डेल्टा टी बेसिकली हमें मालूम करना है, तो ये हो जाएगा एन डेल्टा फाई ओवर ईएमएफ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500। फ्लक्स का जो चेंज आ रहा है
वो आ रहा है 0.06 वेबर्स, और डिवाइड बाय ईएमएफ कितना है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 60। तो हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। It will take 0.5 second to produce such a voltage. 0.5 second is the correct answer. इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कैंसिल करोगे तो ये बराबर आ जाएगा 0.5 के। नंबर 15, if the number of turns in a coil is doubled, self inductance will become, self inductance कितनी हो जाएगी, इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस, अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है कॉइल के हमने डबल कर दिए। तो याद रखिए, अगर आप डबल कर रहे हो नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी हो जाएगी डबल्ड। कैसे, तो वो कोई एक फॉर्मूला हम रिलेशन ड्राइव कर लें। वैसे जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का वो है एल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिवाइड बाय टाइम, और यही ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो है एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। दोनों को रिलेट करते हैं तो कंपेयर कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी बराबर आ जाएगा एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो सीधी सी लॉजिक है, इंडक्टेंस डिपेंड करेगी नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स को आप डबल करोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस भी डबल हो जाएगी। नंबर 16, द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल itself due to varying current is called, जो EMF इंड्यूस हो जाता है किसी भी कॉइल में, उसी के अंदर अगर उसमें से गुजरने वाले करंट को बदलते हैं, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं और इस खुसूसियत को सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डीसी जनरेटर डज नॉट हैव। तो अभी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आज की वीडियो के अंदर कि डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग नहीं होते बल्कि स्प्लिट रिंग होते हैं, और बाकी की सारी चीजें तो मौजूद होती हैं। नंबर 18, ईएमएफ है 16 वोल्ट का इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, जिसकी इंडक्टेंस जो है वो 4 हेनरी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मस्ट बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होगा, तो ईएमएफ बराबर होता है सेल्फ इंडक्टेंस डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ईएमएफ डिवाइड बाय सेल्फ इंडक्टेंस डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ही मालूम करना है, तो ईएमएफ डिवाइड बाय उसकी जो इंडक्टेंस है तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा 4 एम्पियर पर सेकेंड। पर्पज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज टू मेक इनपुट करंट सेम एज द आउटपुट करंट। नहीं तो फिर फायदा ही क्या हुआ, आउटपुट करंट हायर देन द इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज लोअर देन द इनपुट वोल्टेज, यही काम है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी में कम होगा और प्राइमरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में कम कर देगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज कम होगा इनपुट वोल्टेज के लिहाज से। दिस इज स्टेप डाउन, और अगर स्टेप अप होता तो ये हो जाता। नहीं, ईएमएफ कहीं दिया हुआ नहीं, चलो छोड़ो। 20, when an electron moves in magnetic field V with a velocity v, the magnetic force acting on it is perpendicular to, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में बी और वी, तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है वो दोनों के परपेंडिकुलर मूव करती है। दोनों के परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब ये हो गया कि आंसर आ जाएगा बोथ वी एंड बी। हमें कैसे पता, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो दोनों के ही परपेंडिकुलर आता है, तो V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा जो फोर्स एक्ट करती है। 21, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, 3 मीटर लंबा है, 50 एम्पियर का करंट है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी जो है वो 0.67 टेस्ला है। तो ऑलरेडी बताया मैक्सिमम का जो आंसर आता है फोर्स का वो होता है BIL के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है 0.67, करंट कितना है, करंट है 50 एम्पियर, और लेंथ है 3। तो जस्ट इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 100.5 समथिंग आएगा विच इज वेरी मच क्लोजर टू 100 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर, इधर भी लिख दो 100.2 समथिंग न्यूटन आएगा तो वो 100 के बराबर है। मैक्सिमम फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी तो मैक्सिमम का मतलब साइन 91 हो जाएगा, तो आंसर आएगा QVB। मैक्सिमम पूछी गई है तो QVB के बराबर आएगी, साइन थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। नॉन इंडक्टिव वायरिंग इज यूज्ड टू मिनिमाइज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है अपने आप, नॉन इंडक्टिव वायरिंग के जरिए हम उसको निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस से बचा जाए।
24 लेमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ, जो लेमिनेशन की जाती है ट्रांसफार्मर कोर की, तो वो डायरेक्ट आपने याद रखना है सिलिकॉन स्टील की जाती है। नंबर 25, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या है, ईएमएफ को बढ़ाना या ईएमएफ को कम करना। ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप अप द एसी वोल्टेजेस एंड करंट। ठीक है, डीसी जो है नीचे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप डाउन और अप द डीसी वोल्टेजेस, तो डीसी पे तो ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता, ट्रांसफार्मर काम करता है ऑल्टरनेटिंग करंट पे, और एसी को डीसी में या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम इसका नहीं है, वो रेक्टिफिकेशन है। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 20 वोल्ट एसी सप्लाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इफ द टर्न रेशो इज 10। अगर 10 जो है वो रेशो है और एक ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो 140 वोल्ट दे रही है, 140 वोल्ट, सॉरी 120 वोल्ट। तो बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो वो क्या था, जो ईएमएफ होता है प्राइमरी कॉइल का और ये आ गया ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो रेशो जो है वो हमें 10 के बराबर गिवन है और प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो हमें वोल्टेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 120 वोल्ट, और मालूम करना है कि सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा। तो NP डिवाइड बाय NS 10 के बराबर है, प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशो 10 के बराबर है, और ये आ गया। तो ES की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ES बराबर हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 10, जो कि बराबर आ जाएगा 12 वोल्ट के। इसका मतलब ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 120 वोल्ट को कम करके 12 वोल्ट के बराबर कर रहा है। ठीक है ना, तो जब भी इस तरीके से बिना किसी मेंशन के गिवन होता है कि स्टेप अप है स्टेप डाउन है, तो वो NP डिवाइड बाय NS होता है। टेस्ला इज इक्वल टू, टेस्ला क्या फॉर्मूला है, टेस्ला होता है बेसिकली, टेस्ला की जो डेफिनेशन निकलती है वो निकलती है BIL वाले फॉर्मूले से, BIL इज इक्वल टू F मैक्सिमम की। तो B का यूनिट चाहिए तो ये आ जाएगा B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। 28, कॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्शन जो होती है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, चेंजेस इन फ्लक्स इन द सेम कॉइल, चेंज इन द करंट इन द सेम कॉइल, बोथ A एंड B आर रॉन्ग, बोथ A एंड B आर करेक्ट। तो बेसिकली जब करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, तो ये दोनों बातें करेक्ट हैं सेल्फ इंडक्टेंस के लिहाज से। 29, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने फ्लो को रोकता है, अपने प्रोडक्शन को रोकता है बेसिकली, तो वो लेंज लॉ बताता है हमें। और फाइनली 30, इफ अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा कॉइल जिसमें से करंट पास हो रहा है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, उसमें प्रोड्यूस होता है टॉर्क और वो करता है रोटेट। ठीक है, बाकी पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अल्लाह हाफिज।